नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जब संसद सत्र शुरू हुआ तो राहुल गांधी नायक पिक्चर के अनिल कपूर की तरह एक जबरदस्त ओपनिंग सीन देते हैं, लेकिन जैसे जैसे पिक्चर आगे बढ़ती है हर बार की तरह पिक्चर फ्लॉप निकलती है। लेकिन इस बार फ्लॉप पिक्चर से कुछ ज्यादा है। इस बार संभवतः जो सेंसर बोर्ड है, यानी कि जो संसद है, ना ही सिर्फ पिक्चर पर कैंची चला सकती है बल्कि अभिनेता को भविष्य में अभिनय करने से भी रोक सकती है। उस विषय पर चर्चा होगी और चर्चा होगी कि इस तरीके से जो किताब का मामला है उसमें दिल्ली की जो स्पेशल सेल की जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें जो खुलासे निकल के आ रहे हैं, वहां से चौतरफा गिर गए हैं राहुल गांधी। ना ही सिर्फ राहुल गांधी, पेंगुइन इंडिया, बल्कि नरवणे साहब को भी यहां से दिक्कत हो सकती है। और किस तरीके से राहुल गांधी के जो मेन सलाहकार हैं जयराम रमेश, उन्हें अपनी जान बचाकर भागना पड़ा सुप्रीम कोर्ट के अंदर से। बुरे फंस जाते। कपिल सिब्बल ने भी कह दिया, भाई साहब कहां फंसा दिया मुझे। आज इन तीनों विषयों पर चर्चा होगी। पहली बात राहुल गांधी की। राहुल गांधी के साथ दरअसल संसद में लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो हो गया है। राहुल गांधी संसद में सत्र शुरू होता है और वो एक किताब लेकर आते हैं नरवणे साहब की, और उसके रेफरेंस पर एक आर्टिकल छपा होता है, उसकी चर्चा करने लगते हैं। जब ये सब कुछ चल रहा होता है तो जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हें पूरा मौका देते हैं कि भाई साहब या तो इसे अपना सब्सटेंशिएट करिए, या तो जो आपने कहा संसद में उसके लिए आप प्रूफ दीजिए, उसे एक तरीके से सत्यापित कीजिए, वरना इसे वापस ले लीजिए, जान बच जाएगी। लेकिन राहुल गांधी को लगा ये संसद नहीं 10 जनपद है। राहुल गांधी को लगा जिस तरीके से बाहर में अराजकता करके बच जाता हूं, यहां भी बच जाऊंगा। उसके बाद राहुल गांधी जब एफआईआर बाहर दर्ज होती है तो राहुल गांधी धीरे धीरे स्टांस चेंज करने लगते हैं। फिर ट्रेड डील, ये डील, वो डील, सब कुछ के ऊपर बोलते हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो गलती की थी उसमें वो फंस गए हैं। पहली बात तो राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं, उन्हें आज 5 बजे तक का यह समय दिया गया था कि आपने 11 फरवरी को जो कुछ भी बात की ट्रेड डील के ऊपर कि भैया भारत माता को बेच दिया, ट्रेड डील में डेटा लीक हो गया, ये है वो है, नरवणे साहब है, सब कुछ जो भी आपने बातें की आप जाकर सत्यापित कीजिए। 5 बजे तक का समय है, वरना आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा। अब कहां से करे अगला, क्योंकि उसने तो चुनावी रैली समझ के कुछ भी बोल दिया। तो राहुल गांधी का कहा हुआ लगभग ज्यादा से ज्यादा जो मामला है, लगभग 70-80% के आसपास का आप ये मान लीजिए, वो रिकॉर्ड से एक्सपंज हो गया है। देखिए पहली बात तो मुझे ये नहीं समझ आता, ये देखिए ये एक्सपंज होना पहले तो ठीक था, क्योंकि लिमिटेड कवरेज होती थी, उस तरीके से संसद में टीवी नहीं, मतलब कवरेज नहीं होती थी। अब तो लाइव कवरेज होती है, संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पे आ जाता है, वहां से सारे अलग अलग चैनलों पे आ जाता है। तो ये जो होता है मुझे इसको समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी ठीक है, आपने रिकॉर्ड से एक्सपंज कर दिया। रिकॉर्ड में अब तो रहता ही है, पहले की बात अलग थी क्योंकि प्रिंट मीडिया में ही आता था, एक्सपंज हो गया तो प्रिंट मीडिया छापती नहीं थी, लेकिन अब तो वो लग्जरी नहीं है। खैर फिर भी आपने एक्सपंज कर दिया, बात ठीक है। अब बात चलने लगी कि जो भारतीय जनता पार्टी है उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाएगी, और राहुल गांधी उसकी तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक से आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन आ जाता है, वो है निशिकांत दुबे। और निशिकांत दुबे वो व्यक्ति है जिससे सबसे ज्यादा आज के समय में अगर गांधी परिवार डरता है तो निशिकांत दुबे से डरता है। पहले ये काम स्मृति ईरानी करती थी, अब ये काम निशिकांत दुबे करते हैं, अनुराग ठाकुर करते हैं, या फिर सुधांशु त्रिवेदी करते हैं। जिस तरीके से फैक्ट के ऊपर वो लोग बोलते हैं, राहुल गांधी एक बिना छपी किताब लेके आते हैं तो निशिकांत दुबे छपी हुई 40 किताब लेके आते हैं। राहुल गांधी पूर्व के एक किस्से पे बात करते हैं तो निशिकांत दुबे पूर्व के ही 25 किस्सों पर बात कर देते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि निशिकांत दुबे जिस तरीके से काम कर, यही तो होना चाहिए, फैक्ट के बदले फैक्ट दो ना। अराजकता वो कर रहे हैं, तुम भी कर सकते हो, लेकिन वो जवाब नहीं है, वो जवाब दे रहा है। अब वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन ये आ गया कि निशिकांत दुबे ये कह रहा है कि मैं प्रिविलेज मोशन छोड़ो, कोई नहीं ला रहा प्रिविलेज मोशन। कांग्रेस तो इंतजार कर रही थी प्रिविलेज मोशन आएगा, हम विक्टिम कार्ड खेल देंगे कि भैया हमें बोलने नहीं दिया जा रहा, हमने तो कुछ कहा था और उसके ऊपर प्रिविलेज मोशन लिया है, बोलने की आजादी नहीं है, संभल के बोलना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। निशिकांत दुबे ने कहा कुछ नहीं है, प्रिविलेज मोशन छोड़ो। लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो ये हो गया। अब ये कहा है कि हम सब्सटेंशियल मोशन लाएंगे। क्या है सब्सटेंशियल मोशन? पहली बात तो सुन लेते हैं निशिकांत दुबे ने संसद के अंदर क्या कहा इसके लिए। ये सभापति महोदय,
आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) माननीय और 353 में माननीय निशिकांत दुबे एक जी, मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। टुकड़े टुकड़े करना ये नेता। क्या है सब्सटेंशियल मोशन जिसकी बात कर रहे हैं निशिकांत दुबे? यह मोशन ये कहता है कि कोई भी सांसद या अधिकारी जो संसद के अंदर है उसके खिलाफ यह मोशन लाया जा सकता है और इस मोशन के बाद अगर यह मोशन सदन में बहुमत से पास हो जाता है तो उस सांसद की सदस्यता जा सकती है। वो सांसद के ऊपर भविष्य में चुनाव लड़ने पर, लोकसभा से पास हुआ तो लोकसभा का चुनाव लड़ने पर भविष्य में उसके ऊपर रोक भी लग सकती है। ये कहता है ये मोशन। और ये मोशन ये कहता है कि उस व्यक्ति, उस सांसद के जो कार्यकलाप हैं, जिस संदर्भ में ये सब्सटेंशियल मोशन दिया गया है, उस पर चर्चा होगी संसद के अंदर और उसके बाद जो सांसद हैं वो उसके ऊपर राय देंगे, वोट होगा। यानी कि वो जो राय बनेगी, जब वोटिंग हो जाएगी, संसद से पास हो जाएगी, पीठासीन अधिकारी उसे घोषित कर देगा कि भैया ये पास हो गया है, तो वो संसद की राय होगी उस व्यक्ति के प्रति। यानी कि जो आरोप लगाए हैं निशिकांत दुबे ने कि सोरोस फाउंडेशन से राहुल गांधी के संबंध है, यूएस एड से राहुल गांधी के संबंध है, या जो फोर्ड फाउंडेशन है उससे राहुल गांधी के संबंध हैं, यह अब निशिकांत दुबे की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रूव करना पड़ेगा संसद के पटल पर। और सबसे बड़ी बात यह है, गिरफ्तारी होगी, ये सांसद की जाएगी, सब छोड़ दीजिए। गिरफ्तारी होगी, जब होगी, अलग अलग केस चल रहे हैं। एक केस में उनके ऊपर आरोप भी हो गए थे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बचा लिया, जो भी है। संसद के बाहर क्या होगा वो छोड़ दीजिए, वो उतनी बड़ी बात नहीं है। गिरफ्तारी बहुतों की होती है, लालू की भी हुई थी, अब बाहर है, केजरीवाल की हुई थी, बाहर है, ठीक है। बड़ी बात क्या है कि आप उस व्यक्ति के जो क्रियाकलाप हैं उसे जनता के सामने आधिकारिक रूप से खोल रहे हैं, जो संसद के ऑन रिकॉर्ड पर होगा। अब तक तो क्या है, पान की गुमटी पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, कोई रिक्शा में चलते हुए बात कर रहा है, कोई मेट्रो में बात कर रहा है, कोई घर में बात कर रहा है, कोई टीवी पे बात कर रहा है, लेकिन ऑफिशियल नहीं है ना। लोग कह सकते हैं ये आपकी आम राय है। अब तो वो संसद की राय होगी अगर इसमें चर्चा होती है। और निशिकांत दुबे इसके ऊपर, अब निशिकांत दुबे की जिम्मेदारी है कि इसके ऊपर जवाब रखें कि आप ये कह रहे हैं फोर्ड फाउंडेशन से संबंध है, आप ये कह रहे हैं सोरोस फाउंडेशन से संबंध है, तो बताइए। अब निशिकांत दुबे ये मोशन ला रहे हैं तो अपने स्वतः स्फूर्त, अपनी ही इच्छा से तो ला नहीं रहे होंगे, कहीं ना कहीं से तो निर्देश मिले होंगे। और जैसे कि राहुल गांधी की डुअल सिटीजनशिप में ऑलरेडी इंग्लैंड से सबूत आ चुके हैं जो कोर्ट में सबमिटेड है, और जो विघ्नेश शिशिर जो डुअल सिटीजनशिप के ऊपर केस कर रहे हैं, उनके पास तो पेन ड्राइव भी है, किस तरीके से कजाकिस्तान हो, वियतनाम हो, यूके हो, उनमें जो इमिग्रेशन काउंटर है उसके ऊपर किस तरीके से राहुल गांधी जो हैं उनकी फुटेजेस सामने आती हैं, किस तरीके से बैंक के केवाईसी डॉक्यूमेंट्स उनके पास है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां ऑलरेडी गृह मंत्रालय के पास होंगी। अब वो जानकारियां अगर सदन के अंदर रख दी जाती हैं और फोर्ड फाउंडेशन से संबंध निकलता है कि इनके राजीव गांधी फाउंडेशन को कब कब कैसे कैसे पैसा मिला, जब चाइना के अंदर कार्यक्रम चल रहा था, जब इनकी सरकार थी, जब भारत के एमएसएमई सेक्टर को मारा जा रहा था, तो इनके राजीव गांधी फाउंडेशन को तो पैसा मिल रहा था। जब भारत में डोकलाम हो रहा था, भाई साहब तो मंचूरियन खा रहे थे चाइनीज एम्बेसी में बैठकर। तो बहुत सारी ऐसी जानकारियां जो सरकार के पास होंगी, जो सरकार इसलिए शायद सार्वजनिक नहीं कर रही थी, भैया हमारे स्टार प्रचारक को क्यों नुकसान पहुंचाया जाए। तो अब एक थ्रेशोल्ड होता है ना, अब एक सीमा तक राहुल गांधी को तो ये लग रहा था
कि मैं कुछ भी करूं सरकार मुझे कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि अगर हुआ तो मैं विक्टिम कार्ड खेल दूंगा कि ओपोजिशन को दबाया जा रहा है। और एक लिमिट तक ही चीजों को, उस रस्सी को खींचा जा सकता है, उसके बाद तो वो टूटती है। तो क्या वो थ्रेशोल्ड आ चुका है कि भैया अगर हम बाहर जाएंगे, गिरफ्तारी कराएंगे, तो भैया फिर वही काम हो जाएगा जो शेख हसीना ने खालिदा जिया के साथ किया? फिर शेख हसीना के लिए क्या हो गया? दुनिया में जहां पर भी विपक्षी को, भले ही वो कितना करप्ट हो, कुछ भी हो, जब गिरफ्तारी की, जो वेस्ट का प्रोपेगेंडा वो एक्टिव हो जाता है कि भैया डेमोक्रेसी मर गई, अपोजिशन के साथ ये हो गया और वो हो गया। अब तो संसद में बहस होगी भैया, पार्लियामेंट में बहस होगी। वो 550 लोग जो निर्वाचित होकर बैठे हैं, डेमोक्रेटिकली ये बहस करेंगे कि राहुल गांधी के क्रियाकलाप क्या है, वो सार्वजनिक होंगे। उसके बाद आइए कोई प्रोपेगेंडा लेकर। तो जो ये रास्ता चुना है प्रिविलेज मोशन का, जो झुंझुना दिखाकर आप पीछे से सब्सटेंशियल मोशन ला रहे हैं, और जिस तरीके से निशिकांत दुबे एक्टिव होंगे, भैया अब अगर ये होता है, मैं बोल देता हूं, अगर ये होता है, सब्सटेंशियल मोशन आता है और निशिकांत दुबे जिस तरीके से होमवर्क करके आते हैं, तो भैया राहुल गांधी कहता है ना, अरे भैया, तो वही भैया इनके साथ हो सकता है। अब राहुल गांधी की स्थिति देखिए, अब वो मीडिया को धमका रहा है, संसद के परिसर में ही कह रहा है कि जो बीजेपी है वो आपको रोज एक शब्द पकड़ा देती है, प्रिविलेज मोशन। अब उसी पे आप गाने लगते हैं। कल कहेगा कि आपको सब्सटेंशियल मोशन पकड़ा दिया, अब आप यही गाएंगे। तो भैया आप भी तो शब्द पकड़ाते हैं मीडिया को, चौकीदार चोर है, मीडिया तो उसे भी बजाता है। जो उचित समझो वो करो, आपने पकड़ाया, मीडिया ने वो भी बजाया। मीडिया का काम तो जो टीआरपी लाएगा, जो भी चीज जनता सुनना चाहेगी वो बजाती है, उससे मीडिया की क्या गलती है? अब राहुल गांधी जब परेशान हैं, जब उनकी चीजों को एक्सपंज किया जा रहा है, उन्हें ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो उन्हें परेशानी हो रही है। और अब सब्सटेंशियल मोशन आ रहा है तो और दिक्कत होने वाली है। अब उनके कहां कहां किस किससे वो मुलाकात करके गए, लंकावी द्वीप में किससे मिले, बहुत सारी जानकारियां निकल के आ सकती है। और बहुत सारी ऐसी जानकारियां निकल के आ सकती है निशिकांत दुबे के माध्यम से, जो शायद अभी पब्लिक डोमेन में ना हो। मैं कह रहा हूं नहीं जाएगी सांसद की, लेकिन ऑफिशियली ऑन रिकॉर्ड पे तो वो जानकारी आ सकती है ना, जिससे गांधी परिवार सहज हो जाएगा। आप धागे खोलने की बात कर रहे हो, आप इतिहास में जाकर पता नहीं क्या क्या उठाने की बात कर रहे हो, तो भैया तुम्हारा इतिहास तो इनसे कहीं लंबा और कहीं गहरा और कहीं बुरा है। और जब ये खोलने पे आएंगे, ये बोलने पे आएंगे, तो आप समझ जाइए मोदी इस मामले में बहुत लिबरल है, लेकिन लिबरल की भी एक थ्रेशोल्ड है, क्या वो पार हो गई है, अब ये देखना है। लेकिन एक और चीज सीमाओं से बाहर चली गई, वो था राहुल गांधी ने जिस तरीके से एमएम नरवणे की किताब को संसद के अंदर कोट किया, और उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली की स्पेशल सेल अब इस मामले की जांच कर रही है। स्पेशल सेल ने जो पब्लिशिंग हाउस है पेंगुइन, उसके कई दफ्तरों पर छापेमारी की, और अब 15 सवालों का एक बड़ा सा पर्चा उन्हें पकड़ा दिया है। जवाब दो कि भैया ये किताब किस तरीके से बिना एमओडी के क्लियरेंस के बाहर आ गई। क्योंकि जो जांच हो रही है, जिस तरीके से स्पेशल सेल, अब दिल्ली पुलिस नहीं, स्पेशल सेल जो जांच कर रही है, उसमें जो निकल के आ रहा है निश्चित तौर पर जबरदस्त है। क्योंकि जो ये बुक है, पहली बात तो ये बुक भारत में एक राइटर ने लिखी, भारत की पब्लिशिंग हाउस ने उसे एक तरीके से उसका कॉपीराइट अपने पास रखे, और वो रिलीज कहां होती है? सबसे पहले भारत में नहीं होती, ब्रिटिश इंडियन ओवरसीज ओशियन टेरिटरी में जाकर वो रिलीज होती है। यानी भारत में उसके आईपी राइट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और उसके कॉपीराइट्स हैं, और आप बाहर से उसे रिलीज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्या कोई कॉन्स्पिरेसी है? बिना एमओडी के क्लियरेंस के। और अब इस पूरे मामले को देखते हुए जो एमओडी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, वो नई गाइडलाइन लेकर आ रही है कि अब से कोई भी रिटायर्ड या एक्टिव पर्सनल अगर कोई किताब छापता है तो उसके लिए ये गाइडलाइंस होंगी, और ज्यादा मुश्किल और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइन है। प्री अप्रूवल के पूरा एक प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बिना आप कर ही नहीं सकते। और यहां पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गाइडलाइन है उसको फॉलो नहीं किया गया, एमओडी से कोई एनओसी नहीं ली, और आपने बाहर जाकर इस किताब को रिलीज कर दिया। और इस किताब के कुछ हिस्से यूएस, यूके, कनाडा जैसी जगहों में उपलब्ध होने लगे। कैसे होने लगे? भाई ये भारत में तो छपा नहीं है, भारत में तो क्लियरेंस नहीं है, उस ना राइटर को ना पब्लिशर को, आप बाहर कैसे दे रहे हैं?
और स्पेशल सेल उस जगह तक पहुंच गई है कि भैया किस तरीके से ये विदेशों से सर्कुलेट कराया जा रहा है। तो क्या इसके पीछे कोई साजिश थी कि जो इसमें ऑपरेशनल डिटेल्स हैं, जो बातचीत है, जिस तरीके से बात की एमएम नरवणे ने। पहली बात तो सवाल मेरा नरवणे साहब से है कि आप कह रहे हैं कि मुझे हॉट पोटैटो पकड़ा दिया गया। भैया हॉट पोटैटो पकड़ने के लिए तो आपको सेनाध्यक्ष बनाया गया था। जो विकट से विकट परिस्थितियां देश को झेलनी पड़ सकती है, उन चीजों को, उसी डिसीजन को लेने के लिए तो आपको वहां बिठाया गया। प्रधानमंत्री ने साफ कहा जो उचित है वो करो, जो उचित समझो वो करो। और क्या कहेंगे प्रधानमंत्री? यानी कि जो प्लान है वो करो, या जिस तरीके जो भी आपको सही लगता है उस तरीके से उसे एग्जीक्यूट करो। और आप कह रहे हैं हॉट पोटैटो पकड़ा दिया, और पब्लिशर ने कभी कोई एफआईआर ही नहीं की। जब राहुल गांधी उसे संसद के परिसर में खड़े होकर उस किताब को दिखा रहे थे, क्या पब्लिशर ने एफआईआर की कि आपके पास किताब कहां से आई, कहां से चोरी करके लाए? हमें जवाब दो। पब्लिशर कब करता है? जब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, और उसके बाद दिल्ली पुलिस अपनी एफआईआर की व्यापकता को बढ़ाते उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को जोड़ती है, तब पब्लिशर कहता है अरे नहीं नहीं। उसके बाद नरवणे साहब कहते हैं दिस इज द स्टेटस ऑफ द बुक। उससे पहले नरवणे साहब क्यों नहीं बोले, पब्लिशर क्यों नहीं बोला? इसलिए अगर यह किताब पहले बाहर थी और आपने उस किताब को एक आईएसबीएन नंबर दे दिया, यानी एक आइडेंटिटी नंबर होता है हर किताब का, आपने कैसे दे दिया जब तक वहां से क्लियरेंस नहीं हुई है? तो स्पेशल सेल की जांच जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, 15 सवाल दिए गए हैं पब्लिशर को। अब पब्लिशर को जवाब देना है। अब पब्लिशर बताए कि मैंने लीक की है, मेरे से लीक हुई है, मेरी गलती हुई है। दूसरी चीज, अगर अमेजॉन पे प्री ऑर्डर ऑलरेडी थे, इसका मतलब कुछ कॉपियां अमेजॉन को पहुंचाई गई थी। अमेजॉन तभी प्री ऑर्डर बुक करता है। इसका मतलब चाल गहरी थी, कहीं ना कहीं कोई डिस्टेबलाइजिंग करने का प्रयास था, कुछ ऐसा नैरेटिव करने का प्रयास था संसद सत्र से ठीक पहले और संसद सत्र के दौरान सरकार के लिए। तो भैया अब ये जांच सरकार को करनी है, और इस फियस्को को खोल के रखना अब ये सरकार की भी जिम्मेदारी है। खैर, एक और चीज हुई, एक तीसरी खबर। राहुल गांधी के जो सबसे मजबूत और हसीन सलाहकार हैं जयराम रमेश, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि मेरे वाला नेता अगर अनिल कपूर है नायक का, तो मैं भी कुछ बन सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जितने भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं हो सकते हैं। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि भैया आज 2026 चल रहा है, आज अपने एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया किसी चीज को, किसी प्रोजेक्ट को, तो ये नहीं हो सकता भैया रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे से लागू होगा, कि हम अपने मन से कहते हैं कि ये 2021 से लागू होगा, 2020 से लागू होगा, या 2025 से लागू होगा। नहीं, अगर आज क्लियरेंस है तो वो आज से ही लागू होगा। उससे पहले जो हुआ वो क्लियरेंस के दायरे में नहीं आएगा। अब जब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन आ जाती है, तो सरकार अपने सारे जो मंत्रालय हैं उसकी तरफ से उनके लिए एक गाइडलाइन जारी करती है कि भैया ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में नहीं होगा, ये वर्तमान से लागू माने जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अब इसको चैलेंज करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं, इसको चैलेंज करने के लिए एक रिट पिटीशन लेकर जयराम रमेश पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अब वकील साहब होते हैं कपिल सिब्बल, द यूजुअल सस्पेक्ट। और वहां पर जिस तरीके से सूर्यकांत धागे खोलते हैं, वो ये कहते हैं भैया तुम ये रिट पिटीशन लेके आए हो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ। रिव्यू पिटीशन होती तो बात अलग थी, तुम रिट पिटीशन कैसे लेके आ सकते हो? और तुम सिर्फ और सिर्फ ये इसलिए लेके आए हो क्योंकि तुम्हें मीडिया में अपना चेहरा चमकाना है। क्यों ना एक भारी भरकम जुर्माना तुम्हारे नाम पे चिपका दिया जाए और बता दिया जाए कि भैया तुम क्या करना चाह रहे हो। ये वही था ना जयराम रमेश और जयंती नटराजन, वो जयंती टैक्स के नाम से चलता था, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पर जिस तरीके से रैंसम, एक तरीके से एक्सटॉर्शन चलता था। भैया आप कोई प्रोजेक्ट में सब अच्छाइयां हैं, आप कोई खामी नहीं ढूंढ पा रहे, एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पर प्रोजेक्ट रुकवा दो। जहां मैं रहता हूं वहां से एक बहुत बड़ा शहर है, उसके कनेक्शन तक के लिए 4 लेन 6 लेन हाईवे बना था। इस सरकार के पहले तक सिर्फ एनवायरमेंटल क्लियरेंस के नाम पर आधी ही सड़क रुकी हुई थी, आधी बन गई, आधी रुकी हुई है। मैं तो जानता हूं ना ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए ये चलता था।
और अब सरकार ने, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो कपिल सिब्बल ने कहा साहब रुक जाओ मैं पिटीशन वापस लेता हूं, और भाग गए। ये स्थिति है। जब सरकार में रहे होंगे तो क्या स्थिति रही होगी। खैर, इन तीनों मामले में जो भी डेवलपमेंट आएगा वो आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।